Hi everyone, my name is Sachin Sandel and welcome to my channel Canada True North. I hope आप सब अच्छे हैं। आप अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर कैनेडियन इमिग्रेशन और कैनेडियन लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कैनेडियन हेल्थ सिस्टम और कनाडा में अगर आप लैंड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हेल्थ कार्ड मिलता है उसके बारे में। कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक यूनिवर्सल कवरेज हेल्थ केयर सिस्टम है जहाँ पे अगर आपको कोई भी इशू होता है कि आपने डॉक्टर के पास जाना है या फिर कोई सर्जरी करानी है तो वो सारा फ्री होता है। लेकिन क्या वो सच में फ्री है? कैनेडियंस अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए टैक्सेस के थ्रू पे करते हैं और उसी के थ्रू जो है वो चीज़ें फ्री होती हैं। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो पब्लिक फंडेड है लेकिन प्राइवेटली डिलीवर्ड है। उसका मतलब ये होता है कि जो फंडिंग आती है हेल्थ केयर सिस्टम में वो गवर्नमेंट देती है, लेकिन जितनी भी डॉक्टर्स हैं या क्लिनिक्स हैं वो सारे प्राइवेट होते हैं। कनाडा में अलग अलग प्रोविंसेस में वेरिएशंस हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोविंस में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग चीज़ें कवर्ड होंगी। तो आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो ओंटारियो के बारे में करेंगे। ओंटारियो में आप लैंड करते हैं तो पहले 3 मंथ्स जो है आपको ये कवरेज नहीं मिलता है। तो यूजुअली ये एडवाइज्ड होता है कि आप एक प्राइवेट इंश्योरर से इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि 3 मंथ्स एक बड़ा पीरियड होता है। अगर आपको चाहिए कि अच्छे कोट्स कहाँ से मिल सकते हैं तो मैं एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप कोट्स ले सकते हैं और जो आपको सही लगे बेस्ड ऑन द कवरेज की किस तरह की कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनसे आप ले सकते हैं। ओंटारियो के जो हेल्थ सिस्टम है उसमें डेंटल कवर्ड नहीं होता है। डेंटल हो गया या फिर आईज का हो गया, आपने अपना चश्मा बनवाना है या आई चेकअप करना है वो कवर्ड नहीं होता है, या फिर मेंटल चेकअप आपने कराना है वो चीज़ भी कवर्ड नहीं होती है। यूजुअली उसके लिए अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी के थ्रू आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है और वो उसके अंडर कवर हो जाता है। या फिर अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस से भी उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है कनाडा में। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस के थ्रू या फिर अपनी कंपनी के थ्रू जो है इसको कवर कर लें। जब आप कनाडा में लैंड करते हैं तो पहले 3 महीने आपके पास कवरेज नहीं होती है, लेकिन आप सर्विस ओंटारियो में जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी पूरी चॉइस है कि आप 3 महीने के अंदर वहाँ पे जाके अप्लाई कर दें या फिर 3 महीने के बाद अप्लाई करें। अप्लाई करने का प्रोसेस ये होता है कि सर्विस ओंटारियो में आपको इन पर्सन जाना पड़ेगा और आपके पास 3 आईडी प्रूफ होने चाहिए। 3 आईडी प्रूफ में जो पहला प्रूफ है वो आपका जो स्टेटस है। अब स्टेटस की हम बात करें तो अगर आप सिटीजन हैं या पीआर हैं या वर्क परमिट पे हैं तभी आप हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ओहिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो पहला प्रूफ हो जाता है जो आपका स्टेटस बताती है चीज़। दूसरी हो जाती है कि आपका रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, और तीसरा एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर मैं अपना बताऊं तो एक मेरे पास COPR था, जो कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी आपके पास होती है, वो आपका आ जाता है कि आपका स्टेटस क्या है। दूसरा आपके पास आपका पासपोर्ट आ जाता है, और तीसरा जो रिकमेंडेड होता है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जो मैंने पहले भी बताया था कि जीवन लाइसेंस जितनी जल्दी हो सके वो बनवा लें। जीवन लाइसेंस जो है आपका 3rd प्रूफ हो जाता है, या फिर आपका एड्रेस प्रूफ आ जाएगा आपके बैंक की स्टेटमेंट में। जो बैंक अकाउंट आप खुलवाते हैं और बैंक के थ्रू एक स्टेटमेंट आती है उसमें आपका एड्रेस होता है, तो वो आपके एड्रेस प्रूफ की तरह पे चल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि जो ओहिप है वो क्या क्या कवर करता है, तो अगर आपके पास एक कार्ड आ जाता है, मैं एक कार्ड की फोटो यहाँ डाल भी दूंगा कि कैसा लगता है। वो कार्ड में आपका नंबर होता है तो वो आपको असाइंड हो जाता है, और जो कार्ड कवर करता है वो पहली चीज़ है कि आप एक फैमिली डॉक्टर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई इमरजेंसी में अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो वो उसमें बहुत काम आता है। उसके बाद जो आपने कुछ टेस्ट कराने हैं या फिर सर्जरीज करानी है वो भी उसमें कवर्ड होता है। कभी अगर आपको एक वॉक इन क्लिनिक में जाना पड़ जाए तो वो भी उसमें भी काम आता है। वो वहाँ पे भी वो आपसे आपका हेल्थ कार्ड मांगते हैं सबसे पहले एंटर करते ही, और हेल्थ कार्ड के बेस पे ही फिर आपको डॉक्टर देखेगा। अब अगर हम बात करें कि एक फैमिली डॉक्टर या फिर आपको डेंटिस्ट है वो कैसे आप सर्च कर सकते हैं, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने क्या किया था कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे नियर बाय मैंने सारे डॉक्टर्स को सर्च किया है कि कौन से अच्छे डॉक्टर्स हैं। आप गूगल पे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं उनके। बेस्ड ऑन दैट आप उनको कॉन्टैक्ट करें, आप उनको कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या गूगल पे भी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप उनसे पूछना आपको पड़ेगा कि क्या वो पेशेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं।
हर डॉक्टर या हर डेंटिस्ट हर टाइम पे पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, उनका एक लिमिटेशन होती है। और अगर कोई डॉक्टर उस टाइम पे अगर एक्सेप्ट कर रहा होता है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं अपना हेल्थ कार्ड लेके और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ पेशेंट। तो वो आपका एक फैमिली डॉक्टर बन जाता है। और फैमिली डॉक्टर्स के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, या फिर कह सकते हैं जो फैमिली डॉक्टर है वो फर्स्ट स्टेप आ जाता है। अगर आपको कुछ भी इशू है अपने हेल्थ के रिगार्डिंग तो आपको फैमिली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वो पहला चेक करेगा कि क्या इश्यूज़ हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम उनके पास जा रहे हैं तो एक फुल बॉडी चेकअप वो करते हैं, और कोई भी अगर उनको लगता है कि कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या कुछ भी है तो वो आपको रिकमेंड कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी टेस्ट होते हैं वो आपको फ्री रहेंगे क्योंकि आपके वो ओहिप के अंडर कवर्ड होंगे। एक फैमिली डॉक्टर जो करता है वो सबसे पहले तो हो गया कि आपका चेकअप करता है। कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आ रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो आप फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो फैमिली डॉक्टर ही आगे रेफर भी करता है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ आपके स्किन में इश्यूज आ रहा है या कुछ हो रहा है तो फैमिली डॉक्टर ही आगे स्किन स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफर करेगा। और उसका प्रोसेस यूजुअली ये होता है कि अपने ही सिस्टम में वो आपकी डिटेल्स डाल देंगे और जहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं उनको सेंड कर देते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको कॉल करते हैं और एक अपॉइंटमेंट आपके साथ सेटअप करते हैं और फिर वो आपको मिलते हैं। अगर आप फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं जिसकी मेडिसिन वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं। ये जो प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन है वो ओहिप के अंडर कवर नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। और यहाँ पे मेडिसिन की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद आपने जो रेगुलर चेकअप्स आपने कराने होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, वो भी एक फैमिली डॉक्टर के पास ही जाके आप करवा सकते हैं। कनाडा में सारे प्रोविंसेस में अगर आपको किसी तरह की कोई इमरजेंसी है और आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं भी है तो भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपकी देखरेख करेंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ यू फॉर एनी रिक्वायरमेंट दैट यू हैव। तो ये एक जानने वाला पॉइंट है कि इवन इफ यू डोंट हैव अ हेल्थ कार्ड विद यू, इमरजेंसी सर्विसेज कैन बी अवेल्ड। और ये जो हेल्थ केयर का सिस्टम है ये यूजुअली 70% जो है वो गवर्नमेंट फंडेड होता है और 30% जो है वो प्राइवेट फंडेड होता है। अब प्राइवेट फंडेड मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, और जैसे हमने पहले बात करी आईज या फिर मेंटल या फिर डेंटल, ये चीज़ें कवर्ड नहीं होती हैं। तो अराउंड 30% जो आ जाता है वो आपकी पर्सनल आपको आउट ऑफ पॉकेट करना पड़ता है। अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग प्रोग्राम्स भी होते हैं। अगर आपके पास कोई प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है अपने प्रिस्क्राइब ड्रग्स के लिए, ओंटारियो में एक प्रोग्राम है जिसमें अगर आप 24 ईयर्स ऑफ एज से नीचे हैं और आपके पास कोई प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। और ये सीनियर्स के लिए भी एक प्रोग्राम है ओंटारियो में, अगर आप 65 से ऊपर हैं सो देयर इज अ सेपरेट प्रोग्राम फॉर दैट एज वेल। अब अगर हम बात करें कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस या फिर आपकी कंपनी की तरफ से अगर आपको इंश्योरेंस मिल रही है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो एक किसी न किसी के साथ उनका टाई अप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ मैं काम करता हूँ उनका सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ टाई अप है। तो उसमें कवर क्या क्या होता है, तो सबसे पहली तो चीज़ जो है वो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड करता है तो यूजुअली उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप किसी भी फार्मेसी पे जा सकते हैं, शॉपर्स ड्रग मार्ट है यहाँ पे, वो आसपास में मिल जाता है। तो वहाँ पे आप जाकर आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो उनको देते हैं। और एक और चीज़ जानने वाली है कि जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो फार्मेसी वाले रख लेते हैं, तो वो आपको वापस नहीं करते हैं। तो वो प्रिस्क्रिप्शन रख लेंगे, फिर आपसे वो पूछेंगे कि आपके पास कोई इंश्योरेंस का कार्ड है, तो वहाँ पे आप अपना कार्ड दिखाएंगे और उसके बेस पे अगर 90% कवरेज है या 80% कवरेज है तो 80 या 90% वो कवर करके बाकी आपको पे करना होता है। उसके बाद कभी अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है, वो एम्बुलेंस का खर्चा भी जो है वो उसके अंडर आ जाता है। और अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड आई ग्लासेस हैं वो आपको चाहिए तो वहाँ पे भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, फॉर एग्जांपल $200 अ ईयर। आपका $200 अ ईयर जो है वो अलॉटेड होता है। अगर आपने चश्मा बनवाना है तो जितने का भी बने $200 आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है और बाकी आपको पे करना होता है। उसके बाद एक बड़ा खर्चा जो आ जाता है वो है डेंटल केयर। डेंटल केयर कनाडा में बहुत महंगी है। अगर मैं आपको बात बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं गया था अपने विजडम टूथ चेक कराने, तो चार विजडम टूथ रिमूवल के उन्होंने मुझे अप्रॉक्सीमेट $2400 जो है वो एस्टिमेट दिया था। अब डेंटल केयर का भी जैसे आई केयर का होता है, डेंटल केयर का भी एक स्पेसिफिक आपको कोटा दिया जाता है और उतना ही आप ईयरली जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो डेंटल केयर की क्लीनिंग वगैरह हो गई, वो सब कुछ आप उसमें करा सकते हैं।
उसके बाद अगर आपको कोई फिजियोथेरेपी के सेशंस चाहिए वो भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं, और वो जो एक्सटर्नल जो इंश्योरेंस है उसके हेल्प से वो हो जाता है। अब अगर हम कुछ स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पे कैनेडियन डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत हाईली पेड होते हैं। 2018 के स्टैट्स के हिसाब से एक डॉक्टर जो एक फैमिली डॉक्टर है वो एनुअली 281,000 कमा लेता है, और अगर हम एक स्पेशलिस्ट की बात करें तो वो 360,000 कमा लेता है। शायद यही रीज़न है कि 2018 में यहाँ के डॉक्टर्स ने जो है वो प्रोटेस्ट भी किया था। मतलब यहाँ पे मैं क्लिप्स डाल दूंगा कि किस तरह से दे वर लाइक कि हमें बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं आप, और जो उन फंड्स को आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। शायद ये वर्ल्ड में सिर्फ कनाडा में ही हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस करी हैं अपने यहाँ पे टाइम में, सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जो ईजिली नहीं मिल पाती है। वो आपको मतलब कुछ भी नहीं तो हफ्ता या फिर 5 दिन के बाद की मिलेगी, या उससे भी लेट मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्टर। तो डॉक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, दे लुक फॉर वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। अगर आप कुछ जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पे दर्द है, मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, ये है, तो लेकिन वो आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम एक बारी में देखेंगे, और अगर आपको दूसरी प्रॉब्लम भी बतानी है तो आपको नेक्स्ट टाइम जाना पड़ेगा। और ये एक बहुत हैसल वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप अगर जा रहे हैं, आप सारी चीज़ें चाहते हैं कि एक बार में ठीक हो जाए, लेकिन वो यहाँ पे होता नहीं है। दूसरा पॉइंट जो कनाडा में एक इशू मैंने देखा, आर वेरी लॉन्ग वेटिंग आवर्स। अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपको सर दर्द हो रहा है या फिर आपको बुखार हो गया है, और आप सोच रहे हैं कि आप वॉक इन चले जाएं, आप वहाँ पे जाएंगे भी तो 2 से 3 घंटे आपको मिनिमम बैठना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप इमरजेंसी में भी जा रहे हैं, जैसे एक मेरे फ्रेंड का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, और वो कार एक्सीडेंट था और उसकी नाक से काफ़ी खून निकल रहा था, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी नाक की जो बोन है वो टूट गई थी। तो जब आप वहाँ पे इमरजेंसी में भी जाते हैं तो नर्स जो है वो थोड़ा बहुत आपको करके, ताकि आपका ब्लड रुक जाए, और देन ऑल्सो यू विल हैव टू वेट फॉर लाइक 3-4 आवर्स। सो जो लॉन्ग वेटिंग आवर्स है वो एक बहुत बड़ा हैसल है कैनेडियन हेल्थ सिस्टम में। अगर आपने एक स्पेशलिस्ट से मिलना है तो स्पेशलिस्ट का जैसे मैंने प्रोसेस बताया, प्रोसेस तो वो है, लेकिन उसके बाद यू विल हैव टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग। फॉर एग्जांपल मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड कर दिया था एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट के पास, लेकिन 2 से 3 महीने बाद उनका मुझे कॉल आया था, और उसके बाद ही मैं उनके पास जा पाया था। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम भी मैंने देखी है कि डॉक्टर के पास ही टाइम नहीं होता है ज़्यादा। वो सिर्फ आपके पास 1-2 मिनट आपके पास बैठेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या है, और बस फटाफट जाके उनको दूसरा पेशेंट भी देखना है। मतलब वो भागा दौड़ी बहुत रहती है। इवन आफ्टर वेटिंग फॉर अ वीक टू मीट द डॉक्टर, वो एट द एंड सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आपके पास बैठते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आप उनको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन तो ही वो सुनते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वो क्वेश्चन नहीं करते हैं, और सिर्फ वो आपको मेडिसिन लिख के और वो कहीं और चले जाते हैं। यहाँ पे जो मेडिसिन के प्राइजेज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मेडिसिन इंडिया में लेता था जो अराउंड 900 रुपीज़ की थी, वो होगी लाइक 18 कैनेडियन डॉलर्स, और वही सेम मेडिसिन मैं यहाँ पे लेता हूँ तो उसका जो प्राइस है वो 10 गुना है अब यहाँ पे। और मेरे पास कार्ड है जो मेरे को कंपनी ने दिया हुआ है कवरेज का, उसको अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मोर और लेस मैं सेम ही पे कर रहा हूँ जो मैं इंडिया में पे करता था और यहाँ पे भी, जबकि वो मेरा 90% जो है वो कवर कर लेती है, और 90% मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। और एक और चीज़ जो मैंने पर्सनली यहाँ पे नोटिस करी, जो आपको वो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, वो उनकी जो पावर है, मुझे साइंटिफिक टर्म नहीं पता, लेकिन जो उनकी पावर होती है वो काफ़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल जो सर दर्द की हम दवाइयाँ इंडिया में लेते थे या फिर अपने होम टाउन में लेते हैं, वो कई बार 500 mg तक की होती है, लेकिन यहाँ पे 100 mg भी वो बहुत मुश्किल से देते हैं। अगर आपको नॉर्मल कोई भी सर दर्द हो रहा है, बुखार होता है, जो चीज़ें हमारे पास इंडिया में बहुत रेडीली अवेलेबल होती थी, ओवर द काउंटर होती थी, यहाँ पे वो वैसे नहीं मिलती हैं। इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप इंडिया से जो आपके डेली अगर कोई प्रॉब्लम्स वाली जो मेडिसिन हैं वो लेकर आएँ, और उसके साथ एक प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर आएँ। अगर आप इंडिया से लेकर आ रहे हैं आते हुए फर्स्ट टाइम, तो एक प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर आपके बैग में होना चाहिए, ताकि अगर इमिग्रेशन पे आपको कोई ऑफिसर कुछ पूछता है तो आप बता सकते हैं कि ये सारी प्रिस्क्राइब्ड हैं और इसमें मुझे ज़रूरत होगी इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू कैनेडियन हेल्थ सिस्टम और कैसे आप जो है ओहिप का कार्ड अप्लाई करें।
आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगा कि कनाडा में अगर आप आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी। और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।